बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस भट्ट। आज प्रोग्राम है कार सरकार, जिसमें मैंने दावत दी है माहिर मशियात शहजाद साहब को, और इनके साथ हमने अपने एक मज़ीद मेहमान को मदऊ किया है जो एक मरूफ बैंकार हैं और स्टेट बैंक में भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि IMF डूम और के मुतालबे पाकिस्तान से कर रहा है और चाइना का कर्जा जो है वो भी सर पे आन खड़ा हुआ। उसके अलावा मतलब माशी हालत जो है वो हमारी मुस्तहकम होने को हो नहीं रही। तो इन सब चीज़ों का हल क्या है? महंगाई आसमानों से छू रही है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी सर। जी अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप? जी शुक्रिया। मंसूर साहब, आपसे शुरू करते हैं बात। पहले ये बताइए कि IMF जो डू मोर के मुतालबे करता है, पाकिस्तान किस हद तक IMF के मुतालबात मानता रहेगा और अवाम जो है इस चक्की में पिसते रहेंगे? जी, आपने बिल्कुल शुक्रिया वंस अगेन आपका और आपकी चैनल के मैनेजमेंट का, मुझे दोबारा मौका देने पे इस फोरम पे। एक्चुअली जो भी कोई मुल्क IMF के पास जाता है बोरोइंग के लिए, तो उस मुल्क के अपने मसाइल होते हैं, इशूज होते हैं। तो IMF किसी भी मुल्क पे कनपट्टी पे बंदूक रख के ये नहीं कहता कि आप आके मुझसे लोन लें। इसका मतलब है कि जो उनके मुल्क के अंदरूनी मसाइल होते हैं उस वजह से वो IMF के पास जाता है। और अंदरूनी मसाइल कौन से किस्म के होते हैं? वो दो किस्म के हैं। मेजर मसला है वो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। आप कोई भी मुल्क उठा लें जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारे मुल्क का था 70 से 80 अरब डॉलर के करीब सालाना, 18 से 17 अरब डॉलर सालाना करंट अकाउंट डेफिसिट होता था। और उसके रिजल्ट में हमारे रिजर्व्स वो साल बा साल नीचे ही आते रहे बजाय बढ़ने के। और उस डेफिसिट को फिर फाइनेंस करने के लिए जो बीच में डेफिसिट आ जाता है, वो फिर हम जाते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग के लिए IMF से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से। अब क्योंकि हम अपना घर खुद ठीक नहीं कर सकते, ना हम में वो कैपेसिटी है कि हम अपने हाउस इन ऑर्डर करें, तो फिर IMF के टर्म्स पे ही हमें जाना पड़ता है। जिस तरह कोई बोरोवर बैंक के पास जाता है तो बैंक उसको कहता है कि आप मुझे मुकद्दम दें, आप मुझे प्लेज दें, आप अपनी जो कैश फ्लो है उसको ठीक करें, आपने इतने मुलाजमीन रखे हुए हैं उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, आप उसको ठीक करें, आपके अखराजात हैं तो आप उसको ठीक करें। इसी तरह IMF का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही है। जब आप IMF के पास गए हैं तो उन्होंने आपके पास शराइत रखनी है। शरायत आपका मसला क्या है? आपके रिजर्व बहुत कम है, डिप्लीट है, और जो रिजर्व है भी वो भी लोन है, मतलब वो आपके अपने खुद बिल्ड करता नहीं है, वो UAE, सऊदी अरब और चाइना के जो लोन है जो आपके पास रखे वो है। तो उसको कर्टेल करने के लिए क्या तरीका है? सबसे बड़ा तो मौसर जो तरीका है वो तो एक्सपोर्ट बढ़ाना है। हमारी कभी पर मंसूर साहब, आप मेरा सवाल ये है कि IMF के मुतालबात मानकर किस हद तक हम IMF के मुतालबात मानेंगे और किस हद तक अवाम जो है कोई उन्हें कुछ सुख का सांस मिलेगा या नहीं? अवाम ये सुनना चाहते हैं। जो जिस नहज पे हम आ चुके हैं वो तो मुझे लग रहा है कि ये एक सिवियर और बड़ा पेनफुल प्रोसेस है और लेंथी प्रोसेस होगा। ये कोई 2-3 महीने का नहीं होगा, 2-3 साल का होगा। वो देखे ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि IMF के सजेशन हमेशा दो धारी तलवार है। मतलब आप वो जाते हैं, वो आपके पास कहते हैं कि आप जो है इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन आप इंटरेस्ट रेट ऊपर लेके जाएं, आप 20 से 22% पे लेके जाएं ताकि आपका इन्फ्लेशन कर्टेल हो। लेकिन साइड इफेक्ट उसका ये होता है, जिस तरह एक मेडिसिन है, आप उसकी मेडिसिन खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो उसका बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसको महंगा लोन मिलता है, और जब उसको महंगा लोन मिलता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाती है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटेंस बाकी ममालिक बांग्लादेश, इंडिया, चाइना के साथ वो जीरो होके आ जाती है। तो बेहतर तो यही है, जो इसकी मिसाल मैं हर जगह देता हूं कि 1992 में जब हिंदुस्तान के पास 3 अरब डॉलर के रिजर्व रह चुके थे और उनके पास सिक्योरिटी भी नहीं थी कोई IMF को देने के लिए, तो उन्होंने गोल्ड रखवा दिया और IMF वाले हेलीकॉप्टरों के जरिए वो गोल्ड को लेके गए।
लेकिन मनमोहन सरकार ने एक लाइसेंस राज जो हिंदुस्तान में कायम था उसको खत्म किया। उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वहां पे पे दर पे किए गए। उसके बाद हिंदुस्तान ने पीछे नहीं देखा और आपको पता ही होगा कि आप $650 अरब के उनके रिजर्व। क्या हम हिंदुस्तान के नक्शे कदम पे चल सकते हैं? ये कहते हुए मुझे शर्मिंदगी भी फील हो रही है। वैसे बात आपकी सही है, मुझे भी सबसे ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल है, जब आप उसकी जो मनमोहन सिंह की स्पीच आप देखेंगे तो वो पार्लियामेंट में की गई थी और पार्लियामेंट में सब पार्टियों ने उसका साथ दिया था। तो जब हमारे यहाँ पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी रही तो आप देखें ना, हमारे अपोजिशंस वाले IMF को खत लिखते हैं कि आप देखें कि इनको लोन दें या ना दें। IMF के बैंकों के सामने एहतजाज हो रहे होते हैं। तो ये तो सबको पहले बिठाने का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सबको बिठाएं और एक माशी पॉलिसी जिसको कहते हैं, हम नेल्सन मंडेला ने नेशनल रिकंसिलिएशन बनाया था, तो एक इकोनॉमिक रिकंसिलिएशन एक कमेटी बनाया जाए। सबसे अगर ऐसा नहीं होता, जो कि नजर नहीं आ रहा कि ये सारे एक फोरम पे बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान की अवाम का अंजाम क्या? वो तो फिर आप सर वो जो जिस तरह पंजाबी उर्दू में कहते हैं कि वो डंक टपाओ प्रोग्राम होगा। अब जैसे हो रहा है वो कहते हैं जी बिजली बढ़ाएं, तो बिजली बढ़ा रहे हैं। अब तो यहाँ तक बात आ गई है कि जो सोलर एनर्जी है, मुझे भी काफी लोगों की तरफ से फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जो सोलर एनर्जी है जिसको अवाम ने खुद पैदा किया है, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है उसकी प्रोडक्शन में। वो भी अब ग्रॉस मीटरिंग लगाने वाली है सरकार। मतलब ये है कि जो सोलर आप पैदा करेंगे वो आप यूज नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट जाएगी ग्रिड में और सरकार आपको वापस अपनी मनमानी कीमत पे दोबारा खर्च करेगी। तो बजाय सोलर सिस्टम को इनकरेज करने पे बांग्लादेश, वेस्ट क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। तो जी मंसूर साहब इधर ही हम शहजाद साहब को पूछते हैं कि शहजाद साहब, ये सोलर के हवाले से आजकल बड़े मतनाज़ा बयानात आ रहे हैं और ये मंसूर साहब ने भी बताया कि सोलर के हवाले से कभी कहते हैं कि टैक्स लग रहे हैं, कभी सोलर के हवाले से कहते हैं उसे कंडेम कर रहे हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे? सर, हिटमैन पॉलिसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर 1955 से लेके आज तक हैं। सोलर की पॉलिसी, ये हिटमैन पॉलिसी क्या होती है? यानी कि अवाम को नुकसान देने वाली? ये हिटमैन इकोनॉमिस्ट डिप्लॉय किए जाते हैं। मसलन रॉ के एजेंट हिटमैन इकोनॉमिस्ट के तौर पर पूरी दुनिया में गए, हिटमैन ट्रेडिंग के तौर पर पूरी दुनिया में गए। और आप देखिए उनकी हर इंडियन एम्बेसी में कमर्शियल अटैची उनका रॉ का एजेंट और वो एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है। नहीं तो हमारी भी हर पूरी दुनिया की एम्बेसी में डिफेंस अटैची होता है। सर हमारा डिफेंस कमर्शियल अटैची जो है वो आप देखिए, कमर्शियल अटैची क्या उसके अंदर अहलियत है कि वो कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करते हुए मुल्क के लिए कोई बेनिफिट ले आए? सर मैं उंगलियों में गिना सकता हूं कि वो वहां पे हंगरी में बैठा हमारा कमर्शियल अटैची क्या कर रहा है, इंग्लैंड में बैठा क्या कर रहा है, यूएई में बैठा क्या कर रहा है। वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपनी तनख्वाह लेने के लिए बैठे हुए, नाअहल बैठे हुए। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सोलर पे है। सोलर मैं आपको 2016 में ले जाता हूं, मंसूर आफरीदी साहब कंफर्म करेंगे उसमें कि हमें $400 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिए जी कि आपने ये सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पे आपने इन्वेस्ट करना है या लोन देना है जी। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी ये निकाली कि ये $400 मिलियन अवेलेबल है और सब्सिडाइज अंडर सेक्शन 22 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर सर्विस चार्जेस जो लगाए गए वो सब्सिडाइज थे। यानी कि अगर मार्केट में 10% सूद चल रहा है तो वो 2-2.5% पे अवेलेबल था जी। उस $400 मिलियन को 2017, 18, 19, 20, 21, 22 आ गया, लेकिन वो $400 मिलियन यूटिलाइज नहीं हुआ। क्या वजह थी कि स्टेट बैंक ये कहता था कि ए कमर्शियल बैंक आपने पहले फाइनेंस करना है क्लाइंट को, जब वो फाइनेंस हो जाए तो फिर आपने हमारे पास आके इस फंड्स में से यूटिलाइजेशन करनी है। और क्लाइंट को ये कहते थे बैंक कि भाई आपने पहले हमें कोलैटरल देना है, फिर हम इसके ऊपर सोलर डिप्लॉय करेंगे और फाइनेंसिंग करेंगे, फिर हम जाके रीफाइनेंसिंग लेंगे। यानी कि प्रोसीजर को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि पाकिस्तान में वो $400 मिलियन वैसे का वैसा, शायद कोई $20 मिलियन यूटिलाइज हुआ था जो मेरी आखिरी इंफॉर्मेशन थी। सो हमारे मुल्क की पॉलिसीज बेइंतहा हम पाकिस्तानियों के खिलाफ हैं। नहीं तो अब जिन्होंने सोलर लगवा लिया उनका क्या बनेगा? अब जो ग्रॉस के लिए बात की है ना, उन्होंने बिल्कुल बात की है, अब उसके लिए इनको मीटर चेंज करने पड़ेंगे। वो एक लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। नेट मीटरिंग के तो मीटर हैं, ग्रॉस मीटरिंग का मीटर ही नहीं है। अब उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है,
लेकिन उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि ये ऐसी पॉलिसी निकाली गई है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, देखिए मैं खुद एनर्जी सेक्टर से एंगेज रहा हूं। एनर्जी सेक्टर में 4 किस्म के सूद आते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी 17% फिक्स है। अगर मैंने पावर प्लांट लगाया है और मैंने 20% इक्विटी इन्वेस्ट किया तो मुझे अगले 25 साल 17% उस इक्विटी पे मिलना है। दूसरा सूद है इंटरेस्ट ऑन डेट। ये जब काइबर कम था, अगर लोकल सूद तो वो कम था, अब काइबर ज्यादा है 22% है, इसलिए कि जी इन्फ्लेशन हो रही है। ये भी एक धोखा भी बताता हूं आपको। अब हमने वो जो सूद 80% लिया है उस पर सूद दे रहे हैं। तीसरा कैपेसिटी के नाम से कि जी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझसे ये बोले इतने यूनिट ना खरीदे तो मैं ये कंपनसेट करूंगा गवर्नमेंट को, तो कैपेसिटी वो भी सूद है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की रूप से वो भी सूद है। चौथा सूद ये है कि मैं इस कैपेसिटी को तो आपको दे रहा हूं लेकिन किसी वजह से फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गई, फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई, तो वो आप मुझे रीइंबर्स करेंगे, और अगर आपने मुझे टाइम पर नहीं दिया आप सूद देंगे। सो हर तरफ से सूदी निजाम में जकड़ी हुई पॉलिसी है। अब हुआ क्या, सोलर लगाने के बाद ये हुआ है कि पाकिस्तानियों ने गवर्नमेंट से जो यूनिट बाय करने शुरू किए थे वो कम हो गए, कम हो गए, लेकिन कैपेसिटी चार्ज देना है, सूद देना है, इक्विटी पे सूद देना है, डेट पे, तो उनकी पेमेंट बढ़ गई। ठीक है, तो वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं नेपरा में लोग, एनटीडीसी में, कि हम इसका हल क्या करें। उन्होंने हल ये निकाला कि जो सोलर जो 1% से भी कम है उसको ग्रॉस मीटरिंग में ले जाए। मंसूर साहब, ये ग्रॉस मीटरिंग पे आपके ख्याल में कब तक आ सकता है सोलर? जी असल में ये हम क्यों ये सब चीजें कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टैक्स बेस है वो ना होने के बराबर। तो हुकूमत के पास ना 3-4 बड़े टूल्स हैं टैक्स वसूल करने के, आसान से तरीके हैं। एक ये है कि पेट्रोल पे चार्जेस, लेवी चार्जेस बढ़ा दें। एक है कि बिजली पे चार्जेस बढ़ा दे तो आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है। और दूसरा जो डायरेक्टली फैक्ट्रियों से चीजें निकलती हैं, गाड़ियां हो गई, उस पर जीएसटी वगैरह बढ़ा दें। तो अब क्योंकि बिजली एक बहुत जबरदस्त आसान सा टूल था हुकूमत के पास, ना किसी इनकम टैक्स अफसर को किसी के पास जाना होता था, ना कलेक्शन करने पड़ते थे, जितने भी रेट्स यूनिट होते थे उस पे चार्जेस लगा के रेवेन्यू बढ़ जाता था। अब हुआ ये कि जो सोलर आने से ना सिर्फ हुकूमती जो आईपीपीज हैं उनकी कंजम्पशन कम हो गई, बल्कि उल्टा अवाम ने सरकार को यूनिट्स दे दिए, मतलब वो उनके सरप्लस आ गई और उनसे सस्ते ले रही है। तो ये डबल एज हुकूमत के लिए बन गई। और ऊपर से जुल्म ये कि जो आईपीपीज के मुआहदे हैं, सॉरी टू से मैं इनसे एग्री करता हूँ अपने गेस्ट से, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। जो हिटमैन की थ्योरी है वो बड़ी सही है, लेकिन इस दफा हिटमैन की थ्योरी जो है वो चाइना ने चलाई। आप देखें $126 अरब के जो हमारे फॉरेन डेट हैं उसमें से 60-70 अरब डॉलर तो चाइनीज डेट है, और जो आईपीपीज हैं वो डोमेस्टिक वो कोई 20 से 30% है, 70% आईपीपीज चाइनीज हैं। अब जो पीएम साहब हैं वो अब जा रहे हैं दौरे पे चाइना पे, और वो उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 10 साल के जो आपने आईपीपीज के इंस्टॉलमेंट हमने आपको देने थे इसको बढ़ा के 15 साल कर दें, ताकि जो ईयरली या क्वार्टरली जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारी कम आए दे। तो चाइना तो हमें 2 जगहों से वो कर रहे हैं, एक तो सोलर बेच के यहाँ पे चीजें आ रही हैं और कमाई कर रहे हैं, और दूसरा आईपीपीज पे। और तीसरी बात इस पे मैं ये कहूंगा कि मैं इनसे एग्री करता हूँ कि असल में टैक्स बेस जब तक नहीं बढ़ेगा, तो मैं मिसाल दे देता हूँ कि रिसेंटली जो तो अवाम ने खुद लगाई है ना, और जो 2016 में स्टेट बैंक का इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, उस पे नॉमिनल इंटरेस्ट था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, और वो रीजन भी उन्होंने बताया, मैं उसको रिपीट तो नहीं कर पाऊँ। लेकिन इसके बरक्स आप देखें कि सूदी निज़ाम इतना खतरनाक होता है कि हिंदुस्तान ने यही सोलर पैनल पीएम आवास योजना के नाम से, अगर आप जाएं तो काफी इस पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहां पे 5 kV का सोलर जो है 1 लाख इंडियन रुपीस का आता है, और उसमें से 80,000 रुपए सरकार देती है, इंटरेस्ट भी नहीं देती, कर्जा भी नहीं देती, एड के थ्रू, यानी उनकी सब्सिडी है। मंसूर अफरीदी साहब, ये भी फटाफट बताएं कि वो हज के लिए क्या सब्सिडी देते हैं इंडियन? जी हज के लिए भी उनकी सब्सिडीज बरकरार। अब उन्होंने जो बीजेपी हुकूमत है वो उन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी है हज की, जिस तरह हमने इमरान खान ने खत्म की है, उन्होंने भी हज की सब्सिडी खत्म की दी है। लेकिन क्योंकि डॉलर उनका वो है
कम है तो उनका हज का खर्चा इसलिए कम पड़ता है, लेकिन सब्सिडी वहां भी खत्म हुई है हज। ये मेरी इंफॉर्मेशन। चलें, थैंक यू मंसूर अफरीदी साहब। नाज़रीन, इधर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हमारे मेहमान साथ होंगे और हम बड़े अहम इश्यूज जो आप जानना चाहते हैं वो अपने प्रोग्राम में आपको ब्रेक के नाज़रीन आपको मंसूर अफरीदी साहब बता रहे थे कि इंडिया में सोलर पैनल 1 लाख रुपए का 5 kVA का, जो इधर तकरीबन आजकल 7-8 लाख का है, वो 1 लाख का उधर मिल रहा है। उसमें 80,000 रुपया हुकूमत की तरफ से एज लोन बिला सूद कर्जा दिया जाता है, जो बाद में सारिफ जो है वो उतार देता है। तो कहने का मकसद ये है कि हम हमसाया मुल्क से इत्तेफाक तो नहीं करते, पर उनकी अच्छी पॉलिसीज़ को तो ज़रूर मद्देनज़र रखें। हम पता नहीं किस घन चक्कर में फंस गए हैं कि अवाम पे 62 रुपये का यूनिट है बिजली का पाकिस्तान में, और यही यूनिट इंडिया में मेरे ख्याल 20 या 21 रुपए का। शहजाद साहब, कितने का इंडिया में यूनिट बिजली का? मेरे लम्बे नहीं उसका। अच्छा, 20 से 21 रुपए का है। बांग्लादेश में 15 रुपए का है। इसी तरह श्रीलंका, जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है, तो हम खुदा न खास्ता भी कहते हैं, तो उधर यूनिट जो है वो भी 20 रुपए का है, और हम 62 रुपए का तो हम कह रहे हैं कि हम वो बनने जा रहे हैं। इसका मतलब कि हम तरक्की करने जा रहे हैं। सर, नॉर्मली यूएस सेंट में ये 6 से 11 सेंट के दरमियान ये वेरी करता है जी, ठीक है ना। इसमें जो इंडस्ट्रियल सब्सिडी है जो बांग्लादेश में है वो एक्सीलेंट है। दूसरी तरफ जो स्टेट बैंक जो इंडिया का है, आपके लिए एक मैं खबर ये है कि वो तमाम सेंट्रल बैंक को जो बैंकिंग सिस्टम है वो अंडर ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। वहाँ कोई मंशा नहीं है, वहाँ कोई सैगल नहीं है, वहाँ कोई। अच्छा, वहाँ भी सेंट्रल बैंकिंग है जैसा IMF की है? जी, सेंट्रल बैंक है। देखें, यूएस का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम फेडरल रिजर्व वो अलग है जी। उन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा करना था। वो कनाडा, इंग्लैंड, यूएस, इन्होंने अपनी एक लॉबी बनाई हुई है 6 मुल्कों ने जी। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाने के लिए तमाम बैंकों को उन्होंने रेगुलेट बेहतर करने के लिए अपने अंडर ले गए। इस वक्त वो जो सूद कमाते हैं बिजनेस कम्युनिटी से, वो भी उनका टैक्स है। हमारे मुल्क में जो सूद है वो मंशा साहब की जेब में जा रहा है, सॉरी, जो भी इनके ऑनर्स, हाँ, कोई भी बैंक के ऑनर्स। हमारा सर मजे की बात यह है, मंसूर अफरीदी साहब, उनके लिए भी कि जो एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट आप मुझसे ये सवाल करेंगे शहजाद साहब ये सूद जा किधर रहा है, इसके लिए इन्फ्लेशन को हम मैनेज कैसे करते हैं। सर, सिचुएशन ये है कि हमने पिछले साल 7,300 अरब सूद का बजट रखा। हमारी नेट इनकम कितनी है? 6,800। इसका मतलब है नेट इनकम कम है, सूद ज्यादा है। उस वक्त काइबर कम था, अब काइबर ज्यादा है। इस साल 9,000 अरब तो कम अज कम छुपा के, लेकिन 12,000 अरब हमारा सूद है। ये 12,000 अरब किसने पे करना है? हम पाकिस्तानियों ने ये थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस पे करना है, जो जिसमें से जो फॉरेन डेट है उसका सूद तो बाहर चले जाना है। जो डोमेस्टिक डेट है जो बैंकों का और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, वो हमसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, उठा के इन बैंकों के ऑनर्स को दे देंगे। मेरी ये शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट ये है कि ये 22-25% सूद को 6% पे ले जाएं, तो आपको ये जो 12,000 अरब 9,000 अरब कलेक्ट करने टैक्स की सूरत में, जैसे आफरीदी साहब ने कहा कि हमारा टैक्स बेस ही नहीं है, तो आपको वो टैक्स कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपकी इनकम नहीं है, फिर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ये इन्फ्लेशन, सूद बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती। उसकी एक मिसाल देता हूं, जब काइबर 6-7% था बट साहब, उस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ था बैंकों से, वो था 18,000 अरब। अब नोट कीजिए जी, सूद बढ़ के चला गया 22%, काइबर प्लस उनका आप डाल दें तो 25% पे पहुंचा। तो ये जो 18,000 अरब था ये बढ़ के पहुंच गया 28,000 अरब पे। आप देखें जंप क्या है। लेकिन जब काइबर 6% था तो जो कारोबारी लोग थे उन्होंने जो कर्जा लिया हुआ था वो था 3,000 अरब। वो आज भी 3,000 अरब है जी। यानी कि सूद बढ़ाने से कारोबारी लोगों का कर्ज, चूंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो बढ़ा नहीं है, कारोबारी लोगों ने और कर्ज नहीं लिए, ना वापस करने की पोजीशन में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कर्ज लिया।
अब ये एक मज़ाहिका खेज लतीफ़ा है हम पाकिस्तानियों के लिए, जो हम पे इम्पोज होता है कि आप सूद बढ़ाएं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, और सूद बढ़ा के लाइबिलिटी हम पाकिस्तानी में बढ़ी है, हम पे टैक्स बढ़ रहा है। मंसूर अफरीदी साहब, ये शहजाद साहब मेरे साथ एक दो प्रोग्राम्स में पहले भी एज में मान रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये जो बैंकर्स और मतलब जो लोग हैं ये माहिर माशियात नहीं होते, और हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए ज़्यादातर तादाद, जिस तरह के हमारे वज़ीर ख़जाना भी बैंकर हैं, तो ज़्यादातर तादाद जो है वो बैंकर्स की है। आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? शहजाद साहब की बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, और उन्होंने जिस तरह कहा कि जितने इंटरेस्ट रेट 22% 23% रेट पे है, तो वो हुकूमत के सूद बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आप देखेंगे कि 9,300 अरब इस साल हम सूद में देंगे। अच्छा, जो बजट का कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी मुल्क जब बजट बनाता है तो जो सूद होता है वो तकरीबन हर मुल्क देता है। दुनिया के किसी भी मालिक का बजट देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ सूद पे ऑफ कर रहा है, लेकिन उसका जो हमारे सूद और बाकी मालिक पे जो मेजर फर्क है कि सूद अगर आप जो आप टैक्स कलें, जिस तरह हमारे 9,600 अरब का तखमीना है कि इस दफा सूद है, और हमारा 6,000 अरब यानी 6 ट्रिलियन टैक्स है। तो जो टैक्स को हर मुल्क इस्तेमाल करता है सूद के देने में, तनख्वाहों के देने में, डिफेंस को देने में, पेंशन के देने में, इन 4 चीजों आपने टैक्स से कवर करना है। ये बेसिक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है। क्यों करना होता है? क्योंकि ये 4 चीजें आपको पे ऑफ नहीं करती। पे ऑफ का मतलब है ये आपके एक्सपेंसेस है, ये आपकी जेब से चली जाती है, इससे कोई मुनाफा नहीं होता। उसके बाद जो डेवलपमेंटल काम होता है, रोडें बननी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, इंडस्ट्रियां बननी है, या कोई आपने सब्सिडी दी है कारखाना, वो आप बोरोइंग करते हैं, और वो इसलिए बोरोइंग करते हैं, और वो भी कम रेट पे, ये नहीं 22% रेट, 6%, जिस तरह शहजाद साहब ने बड़ा जबरदस्त कहा कि 6% पे आप बोरोइंग करते हैं, तो जब आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं या कोई हाईवेज बनाते हैं, तो वो 4-5 साल बाद आपको पे ऑफ करना शुरू हो जाता है। तो ये है मैकेनिज्म। हमारी बदकिस्मती से देखें, हंसने का मकाम है कि 6,000 अरब हमारा टैक्स है, उसमें से 9,000 तो सूद के चले गए, तो रह क्या? मंसूर साहब, ये बताइए कि सऊदी इन्वेस्टमेंट क्यों रुकी हुई है? क्या वजह है कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे? वो जो मेरी अपनी इतलात है और जो रिपोर्ट्स भी हैं कि नंबर 1 जून की जो डेलीगेशंस आए थे वो गवर्नमेंट से मीटिंग में, वहां से कोई खातिर ख्वाह कॉन्क्रीट प्लान लेकर नहीं गए अब तक वो कोई सेटिस्फाई नहीं है कि अगर हमने इस दफा, जिस आपको पता है जब ये पहली दफा हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, पीटीआई की हुकूमत, ये जब सलमान साहब की हुकूमत में गए थे 18-17 में, तो उन्होंने क्लियर कट कहा था कि हमारी नस्लों तक तो हम आपको इमदाद कर सकते हैं। जो हमारी नस्ल मंजूद अब्दुल अजीज की औलाद है सारी, जितने भी किंग है, लेकिन आप ये देख लें कि हमारे बच्चे यानी MBS हो गए या इनके आने, वो आपको इस तरह नहीं ट्रीट करेंगे जिस तरह हमने ट्रीट किया। एक बरादर है, वो देखेंगे कि अगर आपको मुनाफा मिलता है, आपका मुल्क उनका मुनाफा देता है, तो वो आपको पैसा भी देंगे इन्वेस्टमेंट में। जिस तरह हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मोहम्मद बिन सलमान की है अंबानी के साथ, $75 अरब की तेल की फैक्ट्री, तो वो आपको इन्वेस्ट करेंगे। हमारे हाथ तक सही था, हम थे, आपके साथ खड़े थे, शाह फहद हो गए, शाह फैसल हो गए, हम आपको लोन भी देते थे, डेफर्ड पेमेंट पे भी देते थे, लेकिन आने वाली नस्ल से आप उम्मीद ना रखें। और आपको ये अब वाज़ेह निशाने मिल रहे हैं कि ये दौरा कोई तीसरी चौथी दफा डेफर्ड हो चुका है। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये दूसरी तीसरी दफा डेफर हो चुका है। हमें सर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी, हमें खुद हाउस एंड ऑर्डर करना पड़ेगा, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि इनके पास कोई ऐसी एडवांस, जो कि आपने भी बताया है, कोई ऐसी एडवांस मतलब पॉलिसीज या ऐसे एडवांस इन्वेस्टमेंट के वायाज जो हैं वो इनके पास मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि मतलब मेरे ख्याल में तो हमें इस पैथेटिक सी मतलब वो पार्ट प्लान पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह आपके देखें ना, डॉलर आपकी करेंसी दिन ब दिन गिरती जाती है, अभी भी
कुछ रिपोर्टें आ रही हैं, खुद जो अपोजिशन लीडर ने कहा कि डॉलर हो सकता है 300 क्रॉस कर जाए। तो जो बाहर का इन्वेस्टर होता है वो जब आता है पैसा लगाता है, तो जब वो प्रॉफिट ले जाता है तो वो तो डॉलर में कन्वर्ट करता है ना, अपनी करेंसी में कन्वर्ट करता है। तो अगर आज उसने $1,00,000 लगाए और 1000 प्रॉफिट कर रहा है, रुपए में कन्वर्ट कर, और रुपए कल गिर जाए और वो $800 हो गए, तो उसको तो नुकसान हो गया ना। वो तो आगे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब वो उसको आएगा कि मैं डिविडेंड जो है बाहर नहीं ले जा सकता हूँ, या अगर ले जा सकता हूँ तो नेग्लिजिबल। आपको पता है पिछले साल रिपोर्टेड हैं, फिगर्स हैं कि हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ऑटो मेकर वगैरह, इनको भी प्रॉफिट रिप्यूटेशन के मसाइल हो रहे हैं। एक आम आदमी बाहर पैसा डॉलर नहीं ले जा सकता। और आपने देखा कि कल ने IMF ने ये कहा है, हमारी जो डेलीगेशन है, कि आपने जो करंट अकाउंट को सरप्लस किया है ये एक आर्टिफिशियल सरप्लस है। आर्टिफिशियल सरप्लस का मतलब ये है कि आपने इंपोर्ट फोर्सफुली रोक दी है। मतलब आपने सरप्लस आर्टिफिशियल तो नहीं करना होता है, आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी होती है, या आपने ओवरसीज रेमिटेंसेस बढ़ाने होते हैं, या आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होती है। ये तो कोई हल नहीं है, ये तो बिल्कुल झटकाना सा हल है कि आप जी बाहर से चीजें आ रही है, लोगों की दवाइयां आ रही है, या कोई और चीज से नेसेसिटी आइटम आ रही है, आप उस पर ड्यूटी लगा दें या उसके इंपोर्ट को मुकम्मल खत्म कर। शहजाद साहब ये बताइए कि ये हमारे इस्लामाबाद में बैठे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस पे अमल दरामद क्यों नहीं कर पा रहे? ना IMF को सेटिस्फाइड कर पाते हैं, ना वो हमारी मईशत के लिए बेहतरी के लिए काम कर पाते हैं, ना किसी इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर पाते हैं। क्या वजह? सर एक मिसाल है कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, एक तरफ उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए टॉप क्लास सर्जन बैठा हुआ है जी, और दूसरी तरफ से एक डिस्पेंसर बैठा हुआ है। ठीक है, क्या कंपैरिजन है नेगोशिएशन में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो IMF के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं, इधर से डिस्पेंसर बैठे हुए हैं, वो इकोनॉमिस्ट भी नहीं है, वो एक नाअहल लोग सीटों पे बैठे हुए हैं बस। और उन्होंने जो उस IMF के फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट ने डिक्टेशन देनी है वो उन्होंने मनोवन मान लेनी। हमारे लिए अगर हम इस सिचुएशन को देखें, जो ये करेंसी 300 से ऊपर नहीं जानी, ये 476 रुपए पे जानी है। 2018, 19, 20 का मेरा डॉक्यूमेंट उठाएं जो फेडरल शरिया कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसमें मैंने लिखा था कि मार्च 22 में क्या होगा। अभी जो मैंने रीसेंट लेटर लिखे थे कि हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्रैश, उसमें मैंने लिख के दिया है कि इस साल हमारा रुपया 476 पे जाना है। अब ये हमारे इकोनॉमिस्ट को समझ नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपसे मैं अवाम हूँ, आफरीदी साहब भी आपके लिए भी सर, हम अवाम है, मैं और आफरीदी साहब अवाम है। आपने हमसे 30,000 अरब रुपया कर्ज लिया हुआ है, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, 100 रुपए का डॉलर है, तो आपने $300 बिलियन हम पाकिस्तानियों का देना है। ठीक है। अब जब मेच्योरिटी आई, आपके पास $300 बिलियन नहीं है देने के लिए, आपने क्या करना है, आपके पास जितने रिजर्व पड़े हुए हैं आपने डॉलर को कर दिया 300 रुपए का जी। अब आपने जो मुझे पाक रुपीज वापस करने हैं वो $100 बिलियन है। आपने हम पाकिस्तानियों को $200 बिलियन का डेंट डाल दिया क्योंकि आपके पास पैसे नहीं। हमने इसलिए करेंसी डीवैल्यू नहीं करनी। एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, करेंसी डीवैल्यूएशन इसलिए नहीं करते कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमें डॉलर चाहिए। हम नाअहल हैं, बैठे हुए हैं पाकिस्तान में इसलिए कि हमारे पास पेमेंट नहीं है। हमने अपने ही पाकिस्तानियों के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करते हुए करेंसी डीवैल्यू करनी है ताकि मैं रुपीज में लायबिलिटी उतार दूं। अब आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपकी रुपीज में 30,000 बिलियन आपने उतार दिए लेकिन करेंसी डीवैल्यू कर दी। आपके पास पहले $5 बिलियन का रिजर्व पड़ा था जो आपका अभी आर्टिफिशियल खड़ा हुआ है। अगर उसको 100 रुपए से मल्टीप्लाई करें तो रुपीज कुछ और है, 300 से करें तो कुछ और है। तो हमने लाइबिलिटी एडजस्ट करनी है IMF के डिमांड के मुताबिक, तो वो होनी है 475 पे जाके। तो हमारे हमें इकोनॉमिस्ट रखने की इजाज़त नहीं है IMF की तरफ से, या हमारे में अहलियत नहीं है? सर हमारे शहबाज शरीफ साहब, इवन इमरान खान साहब की मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब के जो मेरे लेटर उन तक पहुँचे, उनका ये था कि यस मैन मिल जाए काम ठीक है। हमें शहबाज शरीफ साहब को अगर यस मैन रखने हैं तो हमारा सिस्टम ऐसे चलेगा। वो फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट जो आपको हकीकत बता रहा है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना आसान है। तो
आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना सर? ये प्रोग्राम के आखिर में मंसूर साहब कोई हल बताएं कि पाकिस्तान इस क्रंच में से निकल सकता है, इसका कोई हल है? जी, आपने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग कि कोई इकोनॉमिस्ट या हमारे हुकूमतों में अहलियत नहीं है। अहलियत की तो सॉरी अहलियत की तो कमी नहीं है। आप देखें ना, ये सोलर सिस्टम के साथ इन्होंने कितना श्रूडली क्लेवरली, इनको पता था कि हमने डैम बनाने नहीं है, इनको पता था कि हम सस्ती बिजली बना नहीं सकते। इन्होंने कहा अवाम से सोलर लगवा, अवाम ने भी धड़ाधड़ सोलर लगवाए, आखिर में कह दिया ये सोलर आपके हैं नहीं, ये तो हमारे हैं, आप हमें बिजली दें। तो इनकी जो जीनियस है या क्लेवरनेस है उस पे तो कोई कमाल नहीं है। देखिए ना, कोई आपको मुल्क ऐसा मिलेगा कि वो अवाम से ही बिजली बनाए और कहे कि अब हमें बेच। ना इनको खर्चा करना पड़ा, कैपिटल कॉस्ट करनी पड़ी, ना इनको लैंड के लिए जमीन लेनी पड़ी, और ना इनको मेंटेनेंस करनी पड़ रही है, मुफ्त में इनको बिजली मिल गई है। तो इसका तो कोई क्लेवर, ये तो शार्पनेस या इनकी स्मार्टनेस ये हमारे पे ही चलती है। हम गरीब लोग हैं और इनकी राय हैं, और हम मजबूर हैं इस बात पे कि इनकी पॉलिसीज़ को अपने सीने पे सहें और इनके प्रोटोकॉल्स को देखें, इनके बैरूनी दौरों को देखें, इनके शाही अखराजात को देखें, और सूद हमारे खून को चूस कर ये IMF को दे दें। और मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान में वो भी शायद वक्त आएगा इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों में जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता कहलाएगा और ये जोंकें जो पाकिस्तान को चिमटी हुई हैं ये अपने अंजाम को पहुंच चुकी होंगी। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। मेरे प्रोग्राम कार्य सरकार का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मैं अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपने होस्ट फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।